नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज हम लोग मंदिर स्थापत्य कला की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम द्रविड़ शैली के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने नागर शैली के विषय में हमने देख चुके थे, जो कि उत्तर भारत की शैली है, और उसके बारे में हमने काफ़ी गहनता से अध्ययन किया था। और आज हमारे अध्ययन का केंद्र रहेगा द्रविड़ शैली। इसको दक्षिण भारतीय शैली भी कहा जाता है, और इसको विमान शैली और इसको फमसाना शैली भी कहा जाता है। ठीक है। अक्सर मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ट्यूटर जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं वो द्रविड़ शैली को लेके काफ़ी चीज़ों को गलत तरीके से वो लोगों के बीच में रखते हैं, जिससे एक मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। आज मैंने कोशिश की है कि उस गलती को मैं ना दोहराऊं और मैं आप तक सही सही इन्फॉर्मेशन और सही सही नॉलेज को आप तक पहुंचाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने वीडियो पर आते हैं। और उससे भी पहले आपसे एक विनती है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो द्रविड़ शैली है ये कहाँ से कहाँ पाई जाती है। अगर मैं थोड़ा सा एक बार आपको मैप की ओर ले चलूँ तो थोड़ा सा आप मैप को देखिए। और ये मैप रहा द्रविड़ शैली का, जो कि कृष्णा नदी से लेकर तमिलनाडु कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मंदिर की द्रविड़ शैली पाई जाती है। ये वही क्षेत्र है कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक का। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र, ये बेसर शैली का क्षेत्र है दक्कन के पठार में। तो उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में देखेंगे, है ना। तो अब कौन कौन सा क्षेत्र आता है देख लीजिए इसमें। तमिलनाडु, खासतौर पे दक्षिण तमिलनाडु का क्षेत्र, दक्षिण केरल का क्षेत्र, दक्षिण कर्नाटक का क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, ये क्षेत्र जो हैं यहाँ पर द्रविड़ शैली विख्यात है। तो देख लेते हैं कुछ पॉइंटों को। 7वीं शताब्दी में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी, द्रविड़ शैली की। लेकिन 8वीं शताब्दी में ये अपने एकदम चरम अवस्था में पहुंच चुका था। ठीक है। और कृष्णा नदी से संपूर्ण दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर द्रविड़ शैली देखने को मिलती है। ठीक है। मंदिर का जो आधार होता है वो वर्गाकार या अष्टकोणीय होता है। जो मंदिर का जो आधार होता है वो कैसा होता है, वर्गाकार होता है या अष्टकोणीय होता है। कितने कोण होते हैं उसमें, अष्टकोण। शिखर के शीर्ष भाग पर आमलक की जगह स्तूपिका होती है। मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा कि स्तूपिका क्या चीज़ है। शिखर के शीर्ष भाग पर आमलक की जगह स्तूपिका होती है। क्या होती है, स्तूपिका। आमलक नहीं होता। मैंने आमलक बताया था मैंने आपको कि आमलक जो होता है मंदिर के ऊपर जो हल्की सी गोल गोल संरचना पाई जाती है उसको हम लोग आमलक कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में उसको आपको एक पिक्चर भी दिखाया था मैंने उसको। अब देखिए, तमिलनाडु में आमतौर पर विमान कहे जाने वाले मंदिर के गुंबद का रूप सीढ़ीनुमा या पिरामिड की तरह होता है। अभी आपको मैं समझा दूंगा कि पिरामिड किस तरीके से ये होता है। ठीक है। इसके अलावा जो गोपुरम होता है ये क्या है, प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार। ठीक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं पल्लव, चोल, चालुक्य और पांड्य शासकों के शासनकाल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इनके ही शासनकाल में जो दक्षिण शैली या जो द्रविड़ शैली है वो काफ़ी ज़्यादा अपने चरम अवस्था में पहुंच गई थी। ठीक। और द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं उसमें जलाशय पाया जाता है। और जलाशय खास तौर पे कहाँ पाए जाते हैं, प्रांगण के अंदर। जो मंदिर का जो प्रांगण होता है, आंगन होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ भी आपको पंचायतन मंदिर देखने को मिलेंगे। मतलब एक मुख्य मंदिर होगा, मुख्य देवता का मंदिर होगा, और उसके आजू बाजू क्या होगा, सहायक देवताओं के या गौण देवताओं के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और परकोटा से घिरा हुआ प्रदक्षिणा पथ, मतलब यहाँ भी जो है परकोटा पाया जाता है और प्रदक्षिणा पथ जो है परकोटे से घिरा हुआ होता है। और यहाँ पर आपको यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। जबकि नागर शैली में आपको गंगा, यमुना जैसी नदियों की जो मूर्तियाँ हैं, जो चित्र हैं, वो आपको मंदिरों में देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये पॉइंट फिर से लिखा देखिए, मंदिर प्रांगण में तालाब होता है। विशाल संकेंद्रित प्रांगण, मतलब इतना बड़ा प्रांगण होता है, आंगन होता है कि उसमें एक साथ काफ़ी लोग जो रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। ठीक है। मुख्य मंदिर में गुंबद,
बाकी 4 में गुंबद नहीं होता। मतलब जो पंचायतन शैली वाले जो मंदिर हैं उसमें जो मुख्य मंदिर है उसमें गुंबद पाया जाता है, और जो बाकी सहायक देवताओं के जो मंदिर होते हैं 4 कोनों पर पंचायतन शैली के अंतर्गत, उसमें जो है क्या नहीं पाया जाता, गुंबद नहीं पाया जाता। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये मंदिर है और ये ऊपर जाके पिरामिड बन रहे हैं, ये ब्लॉक बन रहे हैं, ये दिख रहा है, ये ऊपर से लेके नीचे तक ये, और ऊपर जाके सकरा होता जा रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक बना, ये ब्लॉक बना, ये ब्लॉक बना, ये ब्लॉक बना, ये ब्लॉक बना है, और ऊपर यहाँ पे रखी होती है स्तूपिका, ठीक है। और यही शीर्ष भाग होता है, इसी को शिखर भी कहा जाता है, ठीक है। शीर्ष भाग है, इसको शिखर कहा जाता है। और इस पूरी संरचना को, जो ब्लॉक नुमा संरचना बनी है, मीनार नुमा संरचना बनी है, या मंजिलदार जो संरचना बनी है, इसी को ही कहा जाता है विमान, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक या खंड में बटा हुआ। देखिए ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, बना हुआ है। और ये स्तूपिका होती है। स्तूपिका मतलब इसमें किसी देवी देवता से संबंधित कुछ चीज़ों का जो सामान होता है उसको यहाँ पर स्तूपिका में रखा जाता है। स्तूप यानी होता है एक प्रकार का ढेर, है ना। जैसे हम अशोक का स्तूप पढ़ते हैं तो अशोक के स्तूप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो सामग्री हैं वो वहाँ पर उनमें रखी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके जो कोने वाले भाग होते हैं इन्हीं को उरुस रंग कहा जाता है। मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में उरुस रंग क्या होता है, और उरुस रंग मैं आपको एक बार पुनः दिखा देता हूँ। इस तरीके से जो ये खांचे निकलते हैं, कोने निकलते हैं, इन्हीं को ही उरुस रंग कहा जाता है। और पूरी जो ये जो संरचना होती है इसको दक्षिण भारत में विमान कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे गर्भगृह में मुख्य देवी देवता होते हैं। उसके अलावा एक देखिए यहाँ पे एक बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन होता है। बहुत सारी यूट्यूबर कुछ चीज़ों को गलत बताते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर मैंने जानबूझ के चीज़ें बताई हैं। ये चीज़ें जो हैं द्रविड़ शैली में नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती है मतलब अधिष्ठान पीठ या जगती नहीं पाया जाता। कहाँ पे? दक्षिण भारत में, मतलब द्रविड़ शैली में ये चीज़ें नहीं पाई जाती। आप इसको छुपा लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ये गर्भगृह है मुख्य मंदिर, और मुख्य मंदिर से ही लगा हुआ क्या है आपका एक बहुत लंबा चौड़ा मंडप है, ठीक है। ये मंडप दिख रहा है आपको, इसमें मंडप पाया जाता है। इस मंडप को नदी मंडप भी कहा जाता है। कौन सा मंडप कहा जाता है? नदी मंडप कहा जाता है। और गर्भगृह और मंडप के बीच में थोड़ी सी खाली जगह होती है। मतलब जब आप दक्षिण भारत में किसी मंदिर में जाएंगे तो आपको इस जगह पर रेलिंग लगी हुई मिलेगी। मतलब आप गर्भगृह में डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे जो है रेलिंग लगी होगी, और भक्त लोग इस जगह में बैठ के जो है पूजा अर्चना और आराधना करते हैं, ठीक है। और इसके बाद दक्षिण भारत के मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता होती है यहाँ के गोपुरम। मतलब यहाँ का जो एंट्रेंस गेट होता है वो बड़ा देखने लायक होता है। अब मैं आपको गोपुरम बता दूँ, अगर आप जब किसी गाँव में जाते हैं तो उस गांव की जो मुख्य सड़क होती है, जो उस गांव के अंदर जाती है, जो उस गांव के अंदर हमको प्रवेश कराती है, और वहां की जो पंचायत होती है उस मुख्य सड़क या मुख्य मार्ग पर अपना एक गेट लगवाती है, ठीक है। बड़ा शानदार सा वहाँ की जो पंचायत होती है वो अपना एक गेट बनाती है, और वहाँ पे लिखा होता है कि फलाना ढिकाना पंचायत आपका स्वागत करती है। मतलब गेट देखकर ही हम खुश हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ के जो गेट होते हैं बड़े ऊंचे पूरे होते हैं और बड़े सुंदर कलाकृति वाले होते हैं और लंबे चौड़े भी होते हैं। और कई बार तो ये जो गोपुरम होते हैं, गेट होते हैं, ये मुख्य मंदिर से भी ज़्यादा सुंदर होते हैं गोपुरम। मतलब जो एंट्रेंस गेट है इतना शानदार होता है दक्षिण भारत का, कि द्रविड़ शैली का, कि वो देखते ही बनता है, लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। और कई बार तो ये मंदिर से ज़्यादा सुंदर जो ये गोपुरम होता है, ये गेट होता है, ठीक है। और ये जो पीठ और जगती का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको नागर शैली में देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत मतलब द्रविड़ शैली में देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको ये बताता है तो ये गलत बताता है कि अगर इसमें अधिष्ठान पीठ और जगती पाई जाती है, तो बिल्कुल नहीं पाया जाता। ये किसकी विशेषता है? ये मुख्यतः विशेषता है नागर शैली की। मतलब ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है पूरा गोल रहता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको सारे पॉइंट तो यहाँ से बताए। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, हाँ, नोट करके मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिखा। देखिए, मंडप, अर्धमंडप, महामंडप, ये 3 मंडप हैं। ये नागर शैली की विशेषता है, द्रविड़ शैली की नहीं। उदाहरण के लिए जो अयोध्या का राम मंदिर बना है ये नागर शैली में बना है, और खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का मंदिर बना है वो भी किस शैली में बना हुआ है?
आपका नागर शैली में बना हुआ है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हाँ, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। ये नागर शैली का मंदिर है। यहाँ पीठ जगती की जो भी मैं बात कर रहा था द्रविड़ शैली में, वहाँ नहीं होती है। यहाँ पे मंडप होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे थोड़ा सा एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी, है ना, बताने में। देखिए यहाँ अंतराल नहीं पाया जाता, जबकि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर गर्भगृह और मंडप के बीच में अंतराल पाया जाता है, जबकि आप यहाँ देखेंगे यहाँ कोई अंतराल नहीं पाया जाता। और यहाँ का जो मंडप होता है वो काफ़ी लंबा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही मंडप होता है, जबकि यहाँ 3 मंडप होते हैं। मुख्य मंदिर से लगा हुआ मंडप, इसको क्या कहते हैं हम लोग, महामंडप कहते हैं। उसके बाद मंडप होता है और फिर अर्धमंडप होता है। ये नागर शैली है और नागर शैली में नीचे चबूतरा होता है, ये याद रखेंगे, जबकि यहाँ चबूतरा नहीं होता है। मैंने यहाँ जानबूझ के बनाया है, इसको छुपा दिया मैंने। आप ये मानो कि ये नहीं होता है, किसमें, द्रविड़ शैली में। बात आप लोग याद रखेंगे। और ये पिरामिड नुमा या ब्लॉक नुमा या मीनार नुमा या मंजिलदार विमान बनते हैं, आप लोग इसमें याद रखेंगे, किसमें, द्रविड़ शैली में। जबकि यहाँ आप लोग देखेंगे तो ये कैसे बनेंगे, इसका जो शिखर है ये तिकोना बनता है। दोनों में अंतर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अल्लू अर्जुन की पिक्चर डीजे देखी होगी तो शुरुआत में जब उसका एंट्री होती है तो वो किसी मंदिर के ऊपर पूजा करता है। उस मंदिर को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, अगर आप साउथ की फिल्में देखने के अगर शौकीन हैं तो आपको दक्षिण भारत या द्रविड़ शैली को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा हम लोग भारत के द्रविड़ मंदिरों को देख लेते हैं जो द्रविड़ शैली में बने हैं। तो कौन कौन से मंदिर हैं जो मुख्य मंदिर हैं, उनके मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ एक बार। देखिए लिखा हुआ है बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु। इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर, मदुरै, तमिलनाडु। रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु। महाबलीपुरम या इसको मामल्लपुरम भी कहते हैं और इसको रथ मंदिर भी कहते हैं, ये तमिलनाडु में है। और इसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था, जो कि पल्लव शासक थे। इसके अलावा शिव मंदिर, गंगै कोडचोलपुरम, इसको चोल शासकों ने बनवाया था, जो कि तमिलनाडु में। इसके अलावा ये नाम लिखा हुआ है एरावतेश्वर मंदिर, ये है दारासुरम, तमिलनाडु में। इसके अलावा बैद्यनाथ मंदिर तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में है। पंपावती मंदिर विजयनगर, कर्नाटक में है। वैष्णव मंदिर नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा जलगढ़ेश्वर मंदिर वेल्लूर, तमिलनाडु में है। मंगलेश्वर मंदिर कांचीपुरम, तमिलनाडु में है। इसके अलावा चोलेश्वरम नार्थमलाई मंदिर, ये भी जो है तमिलनाडु में। तो इस तरीके से ये रहे मंदिर। आप अब ये दोनों शैलियाँ आपको समझ में आ गई होंगी, नागर शैली, द्रविड़ शैली। दोनों शैलियों में कुछ ना कुछ बेसिक डिफरेंस है जो दोनों को एक दूसरे से भिन्न करता है, जुदा करता है। आपको मैंने दोनों वीडियो मतलब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नागर शैली किस तरीके की है, द्रविड़ शैली किस तरीके की है। क्योंकि मंदिरों का हमारे जीवन में एक बड़ा विशेष महत्व है, इसलिए हमको इनको बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और अभी लेटेस्ट में 22 जनवरी को भगवान राम का जो मंदिर स्थापित हुआ उसका उद्घाटन हुआ। वहाँ पर जो मंदिर बना वो नागर शैली का मंदिर है। और आपको मैं एक मंदिर की कुछ पिक दिखाता हूँ यहाँ पे इस माध्यम से। देखिए ये है दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, ये देखिए इसका पिक्चर है। ये इस तरीके से बना है, ब्लॉक 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 और ऊपर जाके सकरा होते जा रहा है, मतलब वर्गाकार है, 4 कोने वाला। ठीक है, इसके अलावा तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर देख लीजिए, इस तरीके से ब्लॉक नुमा बना हुआ है ना, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका आपको मंडप समझ में आएगा। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं चलिए इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़न हो जाएं। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने थंबनेल में मैं उस मंदिर को जिसका नाम मदुरै मंदिर है, जो मीनाक्षी मंदिर है जो मदुरै में है, मैं उसकी पिक को अपने थंबनेल में लगाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए कि द्रविड़ शैली के मंदिर किस तरीके के होते हैं
है ना। इसी कारण उसको विमान शैली कहा जाता है, और विमान शैली कहने के पीछे उसका कारण क्या है ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।